आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर क्या है। ठीक है, हम लोग दो चीज को बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला BOP और दूसरा BOT में अंतर समझेंगे कि आखिर BOP क्या है और BOT क्या है और दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, पहले बताओ BOP का फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। BOP का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट और BOT का मतलब है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक बात बताओ कि आज कोई भी आदमी क्या 100% आत्मनिर्भर है? नहीं। उसको अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इकोनॉमी पर निर्भर रहना पड़ता है कि नहीं? अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक उसी तरह से दुनिया का कोई भी देश 100% आत्मनिर्भर नहीं है। आज दुनिया के सभी देश को इंटरनेशनल ट्रेड का सहारा लेना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सहारा लेना पड़ता है। और एक बात जानो कि आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत सारे देश मजबूरी में ही सही लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग रखते हैं। तुम लोग नाम सुने होंगे इंग्लैंड का। इंग्लैंड में खाने पीने से संबंधित चीजों का उत्पादन जितना होता है उससे वहां की जनसंख्या का भरण पोषण मात्र 3.5 महीना 4 महीना ही हो सकता है। अगर इंग्लैंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सहारा नहीं लेगा, दूसरे देशों से खाद्यान्न को नहीं मंगवाएगा, तो बताओ 4.5 महीना के बाद 4 महीना के बाद उसको जिंदा रहना भी मुश्किल होगा कि नहीं? yes, तो आज इंग्लैंड के लिए व्यापार करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना उसके जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ विषय है। yes, ठीक उसी तरह से हम लोग जापान के बारे में जानते हैं कि वहाँ कच्चा माल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, प्राकृतिक संपदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो औद्योगिक देश है कि नहीं? yes, तो दुनिया के दूसरे देशों से वो कच्चा माल लाता है। आप लोग जापान और इंग्लैंड की बात छोड़ दीजिए, भारत की बात कीजिए। हम लोगों के यहाँ अगर पेट्रोल पंप में एक दिन पेट्रोल नहीं रहता है तो बताओ किस तरह का कंडीशन आ जाता है। तो भारत के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सहारा लेना मजबूरी है। मतलब यह है कि आज सभी देशों को वस्तुओं का और सेवाओं का दुनिया के दूसरे देशों के साथ आयात भी करना पड़ता है और निर्यात भी करना पड़ता है। आयात मतलब दूसरे देश से खरीदना और निर्यात मतलब अपनी वस्तुओं को बेचना। क्लियर? अब ध्यान से सुनना पहले कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है, इसको हिंदी में कहते हैं व्यापार संतुलन। क्लियर? और भुगतान BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहते हैं भुगतान संतुलन। क्लियर? BOT को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन। और BOP को भुगतान। ठीक, व्यापार संतुलन का पहले डिफिनेशन सुनना ध्यान से कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक लेखांकन वर्ष में, तो भारत का लेखांकन वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को और समाप्त होता है 31 मार्च। तो एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान कोई भी देश दुनिया के दूसरे देशों के साथ जितनी वस्तुओं का या जितनी दृश्य वस्तुओं का और जितनी भौतिक वस्तुओं का आयात करता है और निर्यात करता है, इसके विवरण को, इसके लेखा जोखा को, इसके रिकॉर्ड को व्यापार संतुलन कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। व्यापार संतुलन में हम लोग देखें कि एक लेखांकन वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में कोई भी देश दुनिया के दूसरे देशों के साथ जितनी दृश्य वस्तुओं का, मतलब जिन वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं, जितनी भौतिक वस्तुओं का, भौतिक वस्तु का मतलब है जिसका भार होता है, जिसका रंग होता है,
जिसका एक निश्चित आकार होता है, उसको हम लोग भौतिक वस्तु कहते हैं। क्लियर? भौतिक वस्तु का मतलब समझ में आया? जिस वस्तु का एक निश्चित आकार है, जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसमें भार हो, उसको हम लोग भौतिक वस्तु कहेंगे। तो एक लेखांकन वर्ष में कोई भी देश दृश्य और भौतिक वस्तुओं का दूसरे देशों से जो आयात करेगा और निर्यात करेगा, इसके विवरण को, इसके रिकॉर्ड को हम लोग कहते हैं व्यापार संतुलन। क्लियर? व्यापार संतुलन समझ में आ गया? अब देखना, भुगतान संतुलन इससे मिलता जुलता चीज है। जैसे कोई देश सिर्फ वस्तुओं का ही आयात और निर्यात नहीं करता है, वस्तुओं के आयात निर्यात के साथ वह सेवाओं का भी आयात करता है और निर्यात करता है। क्लियर? सिर्फ वस्तु का ही आयात निर्यात नहीं करता है, बल्कि सेवाओं का भी आयात निर्यात करता है। जैसे भारत के लोग पढ़ने के लिए, इलाज के लिए, घूमने के लिए दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं कि नहीं? जब दूसरे देश में जाते होंगे तो भारतीय पैसा दुनिया के दूसरे देशों में जा रहा है। दूसरे देश के लोग भारत में आते हैं, भारत के लोग नौकरी करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे देश के लोग भारत में आते हैं। भारत की कोई कंपनी दुनिया के दूसरे देशों में काम करती है, विदेशी कंपनी भारत में काम करती है। मतलब हम लोग देखें कि हम लोग सिर्फ वस्तुओं का ही आयात और निर्यात नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग सेवाओं का भी आयात और निर्यात करते हैं। क्लियर? तो ध्यान सुनना, भुगतान संतुलन का डिफिनेशन, एक लेखांकन वर्ष के दौरान कोई भी देश शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से या दुनिया के सभी देशों से जितनी दृश्य, अदृश्य, भौतिक, अभौतिक वस्तु और सेवा का आयात करेगा और निर्यात करेगा, इसके विवरण को हम लोग कहते हैं भुगतान संतुलन। क्लियर? भुगतान संतुलन में क्या देखे? उसमें वस्तु भी था, उसमें सेवा भी था। देखो, अभौतिक वस्तु हम लोग सेवा को कह रहे हैं, ठीक है? अदृश्य वस्तु हम लोग सेवा को कर रहे हैं। क्लियर? जैसे भारत का डॉक्टर दूसरे देशों में काम करता है, ये क्या है? सेवा। ठीक है? तो हम लोग यहाँ चर्चा कर लिए कि व्यापार संतुलन में क्या होता था? सिर्फ वस्तुओं के आयात और निर्यात का विवरण व्यापार संतुलन था। और भुगतान संतुलन क्या था? उसमें वस्तुओं का भी आयात निर्यात का विवरण रहता है और सेवाओं का। पहला अंतर समझ में आया? व्यापार, एक बार फिर से देखो, व्यापार संतुलन में देखे कि एक साल में या एक लेखांकन वर्ष में कोई देश दुनिया के दूसरे देशों के साथ जितनी दृश्य और भौतिक वस्तुओं का आयात करेगा और निर्यात करेगा, इसका जो लेखा जोखा है, इसका जो रिकॉर्ड है, ये व्यापार संतुलन है। समझ में आया बात? भुगतान संतुलन में देखे कोई देश एक लेखांकन वर्ष में दूसरे देशों से जितनी दृश्य वस्तुओं का, अदृश्य वस्तुओं का, भौतिक वस्तुओं का, अभौतिक वस्तुओं का और सेवाओं का जो आयात करेगा और निर्यात करेगा, इसके विवरण को हम लोग क्या कहेंगे? भुगतान संतुलन। कोई दिक्कत है? दूसरा अंतर ध्यान से सुनना, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही एक भाग है। बात सही है कि नहीं? व्यापार संतुलन किसका एक भाग है? भुगतान संतुलन का ही एक भाग है। हम लोग देखे थे कि भुगतान संतुलन में वस्तु और सेवा दोनों के आयात निर्यात का विवरण रहता है, लेकिन व्यापार संतुलन में सिर्फ वस्तुओं के आयात निर्यात का विवरण रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि भुगतान संतुलन का एक भाग व्यापार संतुलन भी है। क्लियर? हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी देश के विदेशी व्यापार के दशा और दिशा की पूरी जानकारी अगर लेना है तो पूरी जानकारी कौन देगा? भुगतान संतुलन। क्लियर? किसी देश के विदेशी व्यापार के दशा और दिशा के बारे में अगर पूरा जानकारी लेना है तो ये जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? भुगतान संतुलन से। लेकिन व्यापार संतुलन इसकी पूरी जानकारी नहीं दे पाएगा। समझ में आया बात? व्यापार संतुलन में सिर्फ क्या पता चल रहा है कि हम लोग वस्तुओं का आयात और निर्यात किन किन देशों से कर रहे हैं और कितनी मात्रा में कर रहे हैं, ये व्यापार संतुलन से पता चल रहा है। लेकिन भुगतान संतुलन जो है, ये किसी देश का दुनिया के दूसरे देशों के साथ जो हम कुल लेनदारी किए हैं
और कुल देनदारी किए हैं, इसका रिकॉर्ड है, इसका विवरण है। क्लियर? कुल लेनदारी और कुल देनदारी का विवरण क्या है? भुगतान संतुलन। सिर्फ वस्तुओं के आयात निर्यात का विवरण अधिक महत्व कौन रखेगा? भुगतान संतुलन का महत्व अधिक होगा। विदेशी व्यापार की पूरी जानकारी कहाँ से मिलेगा? भुगतान संतुलन से मिलेगा। और व्यापार संतुलन अपेक्षाकृत कम महत्व रखेगा। एक अंतर हम लोग अभी तक कितना अंतर देख लिए? 3। पहला बताओ, पहला अंतर देखिए, वस्तुओं के आयात निर्यात के विवरण को व्यापार संतुलन। क्लियर? हम लोग भुगतान संतुलन में क्या देखे थे बताओ? वस्तु और सेवा दोनों के आयात निर्यात के विवरण को भुगतान संतुलन। क्लियर? विदेशी व्यापार की पूरी जानकारी कौन रखता है? भुगतान संतुलन रखता है। और पूरी जानकारी कौन नहीं रखेगा? ठीक। तीसरा अंतर हम लोग देखे कि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है। क्लियर? व्यापार संतुलन किसका अंग है? भुगतान संतुलन का। फिर हम लोग देखें भुगतान संतुलन में ही व्यापार संतुलन शामिल रहता है। यहाँ तक पूरी बात समझ में आता है? भुगतान संतुलन में कौन शामिल रहेगा? व्यापार संतुलन। ठीक। चौथा हम लोग 3 अंतर देख चुके। अब चौथा अंतर ध्यान से सुनना। ठीक। उसके बाद तुम लोगों से पूछेंगे, जैसे किसी देश का व्यापार संतुलन, किसी देश का व्यापार संतुलन यदि अनुकूल है, अगर BOT अनुकूल है, ठीक है, BOT अनुकूल है और BOP प्रतिकूल है, BOP प्रतिकूल है, तो इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगा, इसकी भरपाई नहीं हो पाएगा। समझ में आया बात? एक बार फिर से सुनो, क्या बोले? यदि व्यापार संतुलन अनुकूल रहेगा, किसी देश का व्यापार संतुलन अनुकूल है और भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया, तो इसका क्षतिपूर्ति, इसका भरपाई नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका उल्टा सुनो, यदि BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट अनुकूल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अनुकूल है और बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रतिकूल है, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रतिकूल है, तो इसकी भरपाई, इसकी क्षतिपूर्ति हो जाता है। क्लियर? बोलो तो क्या बोले? BOP अनुकूल है और BOT प्रतिकूल है, इसका भरपाई। इसमें क्या देखे थे कि BOT अनुकूल है और BOP प्रतिकूल है, तो इसकी क्षतिपूर्ति। क्लियर? ये इसको तुम लोग और आसान तरीके से समझो। मान लो कि तुम लोग 5 विषय है इंटर में, 5 विषय में एक विषय में तुम लोग ले आए 95 नंबर, 94 नंबर, ठीक है। मान लो तुम लोग का इकोनॉमिक्स में आ गया 94 नंबर और बाकी विषय में 33, 32, ठीक है, 33, 32, 34 इस तरह से आया। क्या इसकी क्षतिपूर्ति होगा? अब सोचो कि तुम लोग एक विषय में 45 नंबर लाए थे और बाकी 4 विषय में 95, 97, 98 ऐसे मार्क्स लाए थे। अब बोलो, इसको मेकअप किया जा सकता है कि नहीं? इसका क्षतिपूर्ति हो सकता है। ठीक उसी तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड अनुकूल है, माने इकोनॉमिक्स में 95 नंबर लाए थे और बाकी में 32, 33 लाए थे, तो इसका क्षतिपूर्ति नहीं होगा। क्लियर? हम लोग देखें यहाँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अनुकूल है और बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रतिकूल है, तो इसका क्षतिपूर्ति हो जाएगा। क्लियर? अच्छा बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? सिर्फ वस्तुओं के आयात निर्यात के विवरण को क्या करते हैं? वस्तु के आयात निर्यात के विवरण को वस्तु और सेवा दोनों के आयात निर्यात के विवरण भुगतान संतुलन। ज्यादा महत्व कौन रखेगा? ज्यादा महत्व, कम महत्व। भुगतान संतुलन में कौन शामिल रहता है? व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन में ही शामिल रहता है। क्लियर? अच्छा बताओ, बैलेंस ऑफ ट्रेड अनुकूल रहेगा
और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल रहेगा, इसकी क्षतिपूर्ति, इसकी भरपाई नहीं। फिर हम लोग क्या देखें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अनुकूल है, बैलेंस ऑफ डेट प्रतिकूल है, तो इसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला बात सुनना, अगला अंतर सुनना, फिर तुम लोगों से हम पूछेंगे लेखा के संबंध में, लेखा जोखा के संबंध में बीओटी, बीओटी का फुल फॉर्म, लेखा के संबंध में बीओटी अनुकूल भी रह सकता है, प्रतिकूल भी रह सकता है, ठीक। लेकिन लेखा के संबंध में, लेखा जोखा के संबंध में बीओपी हमेशा संतुलित रहता है। बीओपी का फुल फॉर्म बताओ तो, लेखा के, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे संतुलित रहता है, ठीक है। लेखा के संबंध में बीओपी क्या रहेगा? संतुलित। लेकिन लेखा के संबंध में बीओटी क्या हो सकता है? अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से बीओपी भी अनुकूल हो सकता है, प्रतिकूल हो सकता है, संतुलित रह सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से, लेखा जोखा के हिसाब से बीओपी को क्या दिखलाया जाता है? संतुलित। क्लियर? बताओ, कुछ अंतर हम तुम लोगों से पूछना चाहते हैं। अधिक महत्व कौन रखता है? भुगतान संतुलन का महत्व अधिक होता है। कम महत्व? भुगतान संतुलन में ही क्या जुड़ा रहता है? सिर्फ वस्तु के आयात निर्यात के विवरण, वस्तु और सेवा दोनों के आयात निर्यात। किसी देश के विदेशी व्यापार की पूरी जानकारी कहाँ से मिलेगा? पूरी जानकारी कहाँ से नहीं मिलेगा? क्लियर? अच्छा बताओ, बीओटी अनुकूल और बीओपी प्रतिकूल, तो इसकी क्षतिपूर्ति? बीओपी अनुकूल और बीओटी प्रतिकूल। लेखा के संबंध में अनुकूल कौन रहता है? संतुलित कौन रहता है? लेखा के संबंध में बीओपी क्या रहेगा? लेकिन लेखा के संबंध में बीओटी अनुकूल भी रह सकता है, प्रतिकूल भी रह सकता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक बात समझना, बीओपी या बीओटी तीन तरह का हो सकता है। बीओटी तीन तरह का कंडीशन हो सकता है। पहला क्या हो सकता है? ये अनुकूल रह सकता है। दूसरा, पहला क्या देखे बाबू? अनुकूल हो सकता है बीओटी। दूसरा प्रतिकूल हो सकता है, और तीसरा संतुलित रह सकता है। यहाँ तक समझ में आया बात? हम लोग देखे बीओटी के कितने प्रकार? कौन कौन? प्रतिकूल और अनुकूल व्यापार संतुलन, प्रतिकूल व्यापार संतुलन और संतुलित व्यापार संतुलन। क्लियर? तीनों का मतलब थोड़ा सा जान लो। ये अनुकूल कब हो सकता है, प्रतिकूल कब होता है, संतुलित कब होता है। अनुकूल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो जब कोई देश विदेशी व्यापार में निर्यात ज्यादा करता है, वस्तुओं का निर्यात ज्यादा करेगा और आयात कम करेगा, तो व्यापार संतुलन अनुकूल रहेगा। समझ में आया? बोलो अनुकूल कब होगा? अनुकूल होगा जब निर्यात ग्रेटर देन आयात। क्लियर? अच्छा बताओ, जब किसी देश का व्यापार संतुलन अनुकूल रहेगा, इसका मतलब है कि हम लोगों को विदेशों से ज्यादा आय मिलेगा और हम लोगों को उन लोगों को कम पैसा देना पड़ेगा। क्लियर? तो व्यापार संतुलन अनुकूल कब रहेगा? जब निर्यात ग्रेटर देन प्रतिकूल। तुम लोग बताओ, इसका उल्टा आयात ज्यादा करेंगे, संतुलित बताओ, जितना आयात करेंगे नहीं निर्यात करेंगे। तो विश्वास है कि आप लोग व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन पूरी तरह से समझ गए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। बोलिए सर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक